Okay, जी अस्सलाम वालेकुम. This is lecture 4 control system. Okay, so लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर थे कि हमारे पास ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सिस्टम है जिसकी हमने मॉडलिंग करनी है और वी वर यूजिंग द सुपरपोजिशन. We are using the superposition principle to solve this, to just write down the equations of motion. Okay. So superposition principle क्या कहता है कि हमारे पास इसके क्योंकि दो इंडिपेंडेंट मोशंस हैं, so एक वक्त में हम एक मोशन को लेंगे और एक मास के ऊपर उसका इफेक्ट चेक करेंगे, फिर दूसरा मोशन लेंगे और उसी मास के ऊपर हम दोबारा इफेक्ट देखेंगे क्या आ रहा है. सही, इज इट ओके? सो ये जो हमने पहला सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास x1 0 है, x2 हमने कहा है x2 0 है और x1 इज नॉट 0. ठीक है. सो इसके अंदर हमने देखा कि जिस वक्त हमने ये m2 को यहाँ पे 0 कर दिया, इसका जो x2 मोशन है, सो व्हाट हैपेंड, जो मास m1 है उसके ऊपर जो k1 K2, Fe3 और Fe1 जो है, ये चार जो कंपोनेंट्स हैं, ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा जो हमने यहाँ पे मास बनाया है, यही मास है, लेकिन अभी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत पहले एक मोशन को 0 किया था और इसी m1 के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं. अभी हम जो पहले 0 था उसको नॉन 0 कर देंगे और जो हमने पहले नॉन 0 रखा था उसको हम 0 कर देंगे. ठीक, मींस कि हम x1 को फिक्स कर देंगे से और x2 के ऊपर देखेंगे. से सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. हम ये सिर्फ एज्यूम करते हैं क्योंकि जब आप सर्किट भी सॉल्व करते हैं तो उसके में जब आप सोर्स निकालते हैं, वोल्टेज सोर्स और शॉर्ट करते हैं, आप एज्यूम करते हैं. फिजिकली सर्किट में जाके ऐसा नहीं करते. ठीक है. फिजिकली सर्किट के अंदर तो आप ऐसा नहीं कर रहे होते ना, आप सिर्फ एज्यूम कर रहे होते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि इस वक्त एक सोर्स नहीं लगी हुई. ऐसे तो हम भी यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हम देखेंगे M2 के ऊपर क्या आता है. अब M2 के ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, जस्ट लाइक हमारे पास सर्किट हमने जो एक सॉल्व किया था कुछ इस तरह का था ना, जो भी था ये आपके पास एक मिनट. अब यहां पर ये I1 है, यहां पर I2 है. सही. अब ये जो दरमियान में जो इंडक्टर लगा हुआ होता है, ये वाला जो इंडक्टर है, इसमें जब करंट हम निकालते हैं तो क्या आती है, I1 माइनस I2. हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले कहते हैं I2 नहीं है, पहले I1 का इफेक्ट निकाल लिया, फिर हम जब I2 डालेंगे इसके अंदर तो हम फिर देखेंगे इसके अंदर कौन सी करंट जा रही है. ठीक है. क्लियर है बात. सेम चीज यहां पर ये इसके दरमियान जो दो कंपोनेंट्स लगे हुए हमारे पास Fe3 और K2, इनके ऊपर जो इफेक्ट है इस मोशन का भी आएगा जो M2 है. ठीक है. सो अब M1 के ऊपर ये जो फोर्सेस अप्लाई होंगी x2 मोशन की वजह से, M1 के ऊपर जो सी फोर्सेस अप्लाई होंगी x2 मोशन की वजह से, वो क्या आ जाएंगे कि अगर मैं इसको फिक्स करता हूं, इसको मूव करता हूं, तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होगा. ठीक है. साइड पे स्ट्रेच होगा. M1 को किधर खींचेगा, अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, और अपनी डायरेक्शन से बराबर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है. अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में. सो आपके पास जो Fe3 है वो क्या आ जाएगा, dx2 बाय dt इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. रीइंफोर्स करेगा उसके मोशन को. ठीक है. क्लियर हुई बात है. ठीक. सेम वे हमारे पास जो K2 है वो भी इसको रीइंफोर्स करेगा. ठीक है. सो व्हाट इट विल बी K2 x2. क्लियर होगी बात समझ में आई यहाँ पर. ठीक है. अब जब हम इसका फाइनल बनाएंगे, फाइनल जब हम बनाते हैं M1, ठीक है. सो अपोजिंग फोर्सेस हमारे पास क्या है, K1 और ये K2, इसको ऐड कर लें टाइम्स x1, Fe3 और Fe1
that is dx1 by dt और m1 d square x1 by dt square से क्लियर है बात। और दूसरी साइड पे जो फोर्सेस आ जाएंगे हमारे पास वो क्या आ जाएगी एफ ऑफ टी FV3 dx2 by dt और k2 x2। हाँ जी, कोई सेम चीज है ना, तो k1 प्लस k2 x1 कॉमन ले लिया उसमें, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर वाली फिगर में देखिए ना, यहां पर ये kx1 है, ठीक है, और ये kx2 है, ठीक है। इसी तरीके से FE3 है और ये FE1 है, ठीक है। अब इसकी जब हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या चीज समझिए, ये दोनों ऐड कर दिए सर, ये दोनों ऐड हो गई, k1 प्लस k2 x1 कॉमन ले लिए, ये दो फोर्सेस ऐड हो गई, dx1 by dt कॉमन ले लिए। हाँ, ये फाइनल बनाया ना, ये वाली फोर्सेस ऊपर m1 के ऊपर यहाँ पर थी वो भी डाल दिए इसमें, और जो यहाँ पर थी वो भी डाल दिए। m1 m2 नहीं है बच्चे, गौर से देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ो घर जाके, ठीक है। हम एज्यूम सिर्फ सुपर पोजिशन में मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ एजम्पशन करते हैं कि हम यहां से वोल्टेज सोर्सेस निकाल रहे हैं या करंट सोर्सेस निकाल रहे हैं। वी डू इट प्रैक्टिकली, हम जाके सर्किट में से ये नहीं करते कि एक वोल्टेज सोर्स निकाल के जी चला दिया सर्किट, ये शॉर्ट कर दिया उसको, वो तो चल जाएगा ऑब्वियसली। ये होता है, अब वो रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन, उसको मैं कैसे हटाऊं, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले नहीं होती। Okay जी, so is it clear now or clear? Now we can write the equation here, ठीक है। So equation is m1 d square x1 by dt square plus FE1 और FE3 plus FE3 dx1 by dt से प्लस k1 प्लस k2 x1 से इज इक्वल टू f of t प्लस FV3 dx2 by dt प्लस k2 x2। सही बात है ना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, and ignoring the initial conditions, क्या आ जाएगा हमारे पास m1 s स्क्वायर प्लस x1 of s प्लस FE1 प्लस FE3 s x1 ब्रैकेट में s एज्यूम करें वो वहीं पर ही, ठीक है, प्लस k1 प्लस k2 x1 इक्वल टू f of s प्लस FV3 s x2 प्लस k2 x2। s फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, s स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव s क्यूब से। नाउ थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1
एस स्क्वेयर एक्स वन प्लस एफ पी वन प्लस एफ पी थ्री एस एक्स वन प्लस के वन प्लस के टू एक्स वन माइनस ये एफ पी थ्री एस एक्स टू माइनस के टू एक्स टू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सही, ये एक्स वन कॉमन ले लें, इधर से एक्स टू कॉमन ले लें, सो इट विल बी m1 s square प्लस fp1 प्लस fp3 s प्लस k1 प्लस k2 x1 इधर से कॉमन आ गया और इसमें से हमारे पास माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस आ जाएगा k2 x2 equals to f of x. This is, we call it as sum equation A. Is it okay? क्यों, कुछ समझ नहीं आया? समझ आ गया या नहीं आया? अब जो हमारे पास दूसरा मास है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। वैसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं। वही डायग्राम है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, ठीक। तो चेयर उधर ले जाना, इंजीनियर बना करें और सॉल्यूशन निकाला करें। वो चेयर है वो इधर आ जाएगा। Now for M2, ठीक है, again applying the superposition theorem. M2, this is x2. What we say that now x2 is not 0, but x1 is 0. ठीक है, अब हम किसको देख रहे हैं? M2 को। हमने क्या कहा कि x1 0 है। Now x2 is not 0. We will see the effect of all forces on M2. ठीक है, x1 अब ये फिक्स हो गया, ठीक है। सो इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ये ऊपर गिवन है, राइट साइड पे मूव हो रहा है। नाउ जब इसको मैं राइट साइड पे मूव करूंगा, जो K2 Fe3 और K3 और Fe2 चार आइटम इसके साथ एलिमेंट्स लगे हुए, सो ये क्या करेंगे? इसके मोशन को अपोज करेंगे। ऑब्वियसली स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, वो वापस करने की कोशिश करेगा। K2 जो है, K3 स्ट्रेच कंप्रेस होगा, वो उसको वापस भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करेगी, Fe3 जो है और Fe2 जो, सो दे आर ऑल अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है। सो वी कैन से K2 x2 Fe3 dx2 by dt Fe2
dx2 by dt k3 x2। अब इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स तो कोई नहीं है ना, जस्ट लाइक सर्किट ये दूसरा लूप है जिसके अंदर कोई भी अप्लाइड वोल्टेज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अब इनर्शिया भी इसका है जो इसको अपोज कर रहा है, m2 d स्क्वायर x2 by dt स्क्वायर। सही है बात। अब अगेन दूसरा हम बनाते हैं, अगेन इट इज m2, motion is x2। now what we say that x2 is 0 and x1 is not 0। समझ बात। Is it clear or not? ठीक है, now हम अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि now this m2 is fixed, लेकिन x1 मूव कर रहा है। अब इसकी मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ फर्क तो इनके ऊपर आएगा। जब x1 मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन गिवन है, सो ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो ये इसको पुश करेगा ना, तो इसके ऊपर फोर्स किस साइड पे लगेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन में। इसका जो x2 जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स भी आ जाएगी। ठीक है, जो पहले हमने बनाया सर, इसमें 15 नहीं होगा सर? नहीं ना, इसके ऊपर कोई है अप्लाइड फोर्स। जस्ट लाइक ये अगर पीछे जाए, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया, अब जस्ट लाइक ये दूसरा सर्किट है, दूसरा लूप है, इस लूप के अंदर सोर्स नहीं है तो हम इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, सेम वे हमारे पास यहाँ पे अगर m2 पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, ऑब्वियसली नहीं आएगी, जो चीज आई नहीं है बता दें। ठीक, क्लियर है बात ये। सो इसका मतलब ये हुआ जो K2 और Fe3 है, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो इसको क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे K2 x1, क्योंकि x1 का मोशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, Fe3 dx1 by dt। अब इसको फाइनल बनाएंगे जो थर्ड, जिसमें हम दोनों फोर्सेस लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं x1 भी 0 नहीं है, x2 भी 0 नहीं है। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट अब सबका। तो यहाँ पे K2 और K3 जो है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक प्रीवियसली हमने किया, ताकि जरा इक्वेशन शॉर्ट हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, K2 प्लस K3 टाइम्स x2। ठीक है ना, ये K2 है और ये K3 है, ऐड कर दिया। ठीक है, सेम है हमारे पास Fe2 प्लस Fe3 dx2 by dt, सेम है। और जो थर्ड हमारे पास मोशन आ गया, दैट इज m2 d स्क्वायर x2 by dt स्क्वायर। सही है, दिस इज m2। और इस साइड पे कौन कौन सी फोर्सेस है हमारे पास, K2 x1 Fe3 dx1 by dt। K2 K3 K2 K3, ये Fe3 Fe2, ये Fe3 Fe2। ये वाला Fe2 dx2 by dt और Fe3 dx2 by dt। ये इसके अपोजिंग फोर्स है जो आपके टेम्पर की वजह से आ रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसकी इक्वेशन लिखे हम। ठीक है, मैं इतनी स्पीड से लिखता हूँ जितना मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ।
थोड़ा थोड़ा साथ रखना। नाउ फाइनल जो इसकी इक्वेशन लिखते हैं दैट इज m2 t स्क्वेयर x2 बाय dt स्क्वेयर प्लस fe2 प्लस fe3 dx2 बाय dt प्लस k2 प्लस k3 x2 equals to fe3 dx1 by dt plus k2 x1 से इसका लेप्लास ले लें m2 s स्क्वेयर x2 s कॉमन है इग्नोरिंग इनिशियल कंडीशंस fe2 प्लस fe3 आपके पास xf2 सॉरी s xf2 s xf2 प्लस k2 प्लस k3 xf2 equals to fe3 s x1 प्लस k2 x1। इधर से x2 कॉमन ले लें, इसको लेफ्ट साइड पे लें और इसमें से x1 कॉमन ले लें, सो इट विल बी m2 s स्क्वेयर प्लस fe2 प्लस fe3 s x2 सॉरी x2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक, प्लस k2 प्लस k3 टाइम्स x2 इक्वल्स टू इधर से बल्कि इसको भी इस साइड पे ले आए, सो माइनस कॉमन लेके fe3 s माइनस k2 x1 इक्वल्स टू 0 और दिस इज प्लस आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है? See, now we have these two equations a and b. We have two unknowns. ठीक है? We have two equations and two unknowns. We can find anything, just like if we just are interested in finding x2 over f of s or x1 over f of s. So whatever we want to find, we can use any Cramer rule. ठीक है? We can use any simultaneous equation का solution जिस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। Just practice then to find out these x2 by f and x1 by f, ठीक है। तो ये सर ये जो हम सर ग्रामर रूल जब अप्लाई करेंगे सर, तो ये जो इक्वेशन बनती है सर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है सर। तो what does it make any difference कि अगर आपके पास numbers हो या variables हो? It doesn't make any difference if you go थोड़ा सा आप इसको वो सब्र के साथ करेंगे ना, so it will be okay, ठीक है। just practice it, ठीक है, because Cramer rule और simultaneous equation solution आप मैट्रिक एफिसी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, so इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 100 पेजेस बन गए। You must know the solution, how you can find out the solution, ठीक है। मुझे पेपर की परवाह को अभी छोड़ दें, अभी हम पेपर नहीं दे रहे हैं, वी आर इन द क्लास, ठीक है, वी आर हियर टू लर्न, ठीक है। अगर आपने पेपर की ही तैयारी करनी है तो मैं आपको 101 सवाल बताता हूँ, पेपर आप 100% कर लेंगे। अगर आपने सीखना है तो आई विल नॉट गिव यू द 100 क्वेश्चन, आई विल गिव यू द 50 क्वेश्चन। जी बेटा, देखिए जरा इधर
ये सर्किट को देखे ना, ये जो सर्किट बनाया था यहाँ पे, दिस इज योर अप्लाइड वोल्टेज, करंट्स आर योर आउटपुट्स, इसको आप मेजर कर रहे थे। सेम है यहाँ पर, ये जो है एफ ऑफ टी अप्लाइड फोर्स है, उसके रिजल्ट में x1 और x2 मोशंस हो रहे हैं, ठीक है। सो दे आर आउटपुट, जो रिजल्ट हो रहा है दैट इज आउटपुट ना, इनपुट इज जो अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो ये जो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जी बेटा, सर, हमें यहाँ से x1 और x2 की जी बेटा, तो दो इक्वेशंस है ना, जस्ट लाइक यू हैव अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इक्वल्स टू सम से गैमा, और यहाँ पे आपके पास जीटा x1 प्लस थीटा x2 इक्वल्स टू 0। दीज आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। दीज आर x1 x2 आर योर अननोन्स, टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यू विल गेट अ डेफिनेट सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन यू विल गेट, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक। यू डोंट हैव टू अप्लाई द लीस्ट स्क्वायर्स और एनीथिंग एल्स, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ठीक है। लेंथी वाले को छोड़ दे कि अगर आपका इसका सोल्यूशन आपका अगर 6 सफ़ों पे आता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। द थिंग इज यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दैट, ठीक है। नाउ वी कैन राइट देन देयर सिंपल शॉर्ट जो सोल्यूशन हम लिखते हैं, पहले भी लिखते हैं सर्किट्स के लिए भी, इसके लिए भी लिख सकते हैं हम, दैट इज द सम ऑफ impedances connected to motion at x1 times x1 minus sum of impedances between x1 and x2 times x2 equals to sum of applied forces at x1 से, ये जब हम मास m1 के लिए लिखते हैं जिसका मोशन x1, ठीक। नाउ फॉर x2 मोशन माइनस सम ऑफ impedances between x1 and x2 times x1 plus sum of impedances connected to motion at x2 equals to sum of applied forces at x2, obviously. सही है ना? मैं इसी को मैं बल्कि इस तरह करके एक नई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसको हम बाय इंस्पेक्शन डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर वंस अगेन, एग्जाम में जब तक आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि बाय इंस्पेक्शन करें, आपने बाय इंस्पेक्शन नहीं करना, आपने सुपरपोजिशन इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्लियर।
ये ना वो पेपर में आ जाए मेरे पास कि मैंने तो ऐसे सॉल्व किया था, आंसर सही आता है. सो आई विल we will just go to this next example 2.18. We will solve this using the inspection method. ठीक है, directly. M1 M2 M3 this is F of t x2 x1 x2, and here we have Fe1 Fe2 and this is K2. Now इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं. अब हमारे पास तीन मोशंस आ जाएंगे. ठीक है, x1 फॉर m1, x2 फॉर m2 एंड x3 फॉर m3. सही. क्या चीज? Fe3 और Fe4 इस तरीके से जो M1 और M3 के दरमियान फ्रिक्शन है, M2 और M3 के दरमियान जो फ्रिक्शन है दैट इज Fe4. ठीक है, सही. इसी तरीके से Fe1 जो है मास और सपोर्ट के दरमियान फ्रिक्शन है, Fe2 जो है मास और सपोर्ट के दरमियान फ्रिक्शन है. ठीक. नाउ we have to write this equation directly by using the same formula. So सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 x1 मोशन. अब इसके साथ पहले इसकी जो इम्पीडेंसेस है वो हमने लिखनी है. इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड आइटम्स कितने कितने लगे हुए हैं. M1 है, Fe1 है, Fe3 है, K1 है, K2 है. ठीक है. So we can write here M1 s square से इंस्पेक्शन मेथड से करें. M1 s स्क्वायर प्लस Fe3 और Fe1 दोनों फ्रिक्शन है, इन दोनों को ऐड कर लें. Fe1 प्लस Fe3 s प्लस K1 प्लस K2 टाइम्स होल टाइम्स x1. जी सॉरी मैं नहीं समझा बात क्या करें. हाँ जी, बाय इंस्पेक्शन मेथड. ये जो ऊपर हमने लिखा ना, ये तो दो मासेस के लिए था, दो. अब ये तीन पे भी वही इंप्लीमेंट होगा, थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी, वो आपको यहाँ नजर भी आ जाएगी. ठीक है, हम इसको कर रहे हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड से लिख रहे हैं. ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं विदाउट राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमें मास का पता है क्या है, m1 dx स्क्वायर बाय dt. तो इसका लैप्लास क्या बनता है, m1 s स्क्वायर. ठीक है, x ऑफ s. नाउ दूसरा मोशन इस पे क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस. पॉजिटिव सिर्फ वही आएगा जिस मास के ऊपर हम कर रहे हैं. माइनस x2 वाला मोशन अब देखेंगे. अब ये देखना है x2 और x1 जो मोशन हो रहे हैं, m1 m2 है, उनके मासेस, इसके दरमियान कॉमन आइटम कौन सा लगा हुआ, K2. सो एक ही आइटम है, एक ही चीज है जो दोनों के दरमियान कॉमन है, एक ही कंपोनेंट है ना.
नहीं, वो उसके दरमियान कॉमन तो नहीं, M2 और M1 में तो नहीं कॉमन आ रहे। M1 और M2 को देखने क्यों दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, K2। सो दिस विल बी जस्ट K2 X2। अब क्योंकि हमारे पास थर्ड मोशन भी है, सो माइनस, अब हम ये देखें कि M3 और M1 के दरमियान कॉमन क्या है, Fe3। ठीक है, गुड। सी हमारे पास क्या कॉमन है, Fe3, और एक ही चीज कॉमन है, Fe3S X3 इक्वल्स टू, कोई अप्लाइड फोर्स है इसके M1 के ऊपर, नहीं है, इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन। Fe3 जो है M1 और M3 के दरमियान कॉमन है, कॉमन है ना, ठीक है। सो हमने क्या कहा था पहले, जो डायरेक्टली अटैच फोर्सेस है, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्टली अटैच फोर्सेस है कॉमन, ये भी कॉमन आ जाएंगे, फिर इक्वल्स टू सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। अब अप्लाइड फोर्स तो नहीं है, तो ठीक है। अब सेकंड मास के लिए फॉर M2 के लिए कहां से शुरू करेंगे, वही सीक्वेंस X1 X2 X3 रहेगा। X1 से क्या मुराद है कि M2 और M1 के दरमियान जो चीज कॉमन है क्या है, K2। M1 और M2 के दरमियान कॉमन क्या है, क्योंकि हम फॉर X2 मोशन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। सो क्या कॉमन है, K2 X1 आ जाएगा आप, ये प्लस सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस ऑन M2। कौन कौन सी आ जाएंगी, एक M2 की इनर्शियल मास है, एक K2 है, एक Fe2 है, एक Fe4 है, और एक अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे जाएगी। हम यहाँ पे सम ऑफ इंपीडेंसेस लिख रहे हैं ना, इंपीडेंसेस किस किस की आ जाएगी, K2 की, Fe4 की, Fe2 की, और इसके अपने इनर्शियल मास की। सो इट विल बी M2S स्क्वायर प्लस Fe2 प्लस Fe4 S प्लस K2 टाइम्स X2। ठीक, अब तीसरा मोशन दिया है, माइनस इसमें और इसमें जो कॉमन आ जाएंगे एलिमेंट्स वो क्या है, M3 और M2 में क्या कॉमन है, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। सो इट मींस वी हैव ओनली वन आइटम, वन एलिमेंट सॉरी हियर, Fe4S X3 equals to F of S. This is say equation B. ठीक है। Now just write the third equation for M3. अब सीक्वेंस वही रहेगा, पहले X1 का लिखेंगे, तो M3 और X1 में क्या कॉमन है, Fe3। सो क्या आ जाएगा, माइनस Fe3S X1 माइनस M3 और M2 में कॉमन Fe4S X2 प्लस sum of impedances connected to motion 1। ठीक है, तो देखिए अभी हम लिख रहे हैं ये जो M3 है इसके लिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन, ठीक है। अब शुरू तो X1 X2 और X3 सीक्वेंस को ही रखेंगे। अब सो X1 से क्या मुराद है कि M3 और M1 में जो कॉमन है वो Fe3 है, तो माइनस आ गया साइन ऑब्वियसली, माइनस Fe3S X1 माइनस, अब X2 M2 और M3 में जो कॉमन है फोर्स, जो कंपोनेंट कॉमन है दैट इज Fe4, ठीक है। सो दिस इज माइनस Fe4S X2 प्लस सम ऑफ अप्लाइड सम ऑफ इंपीडेंसेस कनेक्टेड टू X3, तो X3 के साथ M3S स्क्वायर प्लस Fe3 प्लस Fe4 S, इसके अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं है ना, टाइम्स X3
equals to, is there any applied force? No. So this is 0. So this is my equation C. ठीक है? थर्ड आ गया सर, थर्ड के लिए हम सर ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड के लिए फिर उसको एक्सटेंड कर लेंगे ना, ठीक है, एक्सटेंड कर लेंगे ना। इसमें जो आपकी फिर एक्सटेंशन क्या आ जाएगी, माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस, यहां पर जो आएगा माइनस करके करेंगे ना, सम ऑफ इम्पीडेंसेस बिटवीन x1 एंड x3 टाइम्स x3। इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द एक्सटेंशन। आपके पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर कॉमन कॉमन कॉमन, ये भी हो सकता है समटाइम्स के 2 जो मैसेज लगे उनमें कॉमन कुछ भी ना, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? इसके साथ देखिए ना, ये जो एक्सट्रीम मोशन है इसके साथ एक F3 इम्पीडेंस लगी हुई है, एक ये F3 लगा हुआ है इसके साथ, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। F4 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 3 इसके साथ फोर्सेस जो है, इसके साथ 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो वही 3 एलिमेंट्स है, M3 F3 F4, ठीक है, क्लियर है? सो ये मेथड आपको इसलिए आना चाहिए ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपने जो कुछ किया है वो सही है या गलत हो रहा है। आप फ्यूचर में यूज करें। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि एग्जाम में आप तो जब तक स्पेसिफाई ना हो तब तक आपने ये शॉर्टकट मेथड नहीं यूज करना। Topic that is the rotational mechanical system. इसमें और जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, फोर्स की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, फोर्स की बजाय टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स वही रहेंगे, ठीक है। हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास जैसे ये पहला जो एलिमेंट है दैट इज रोटेशनल स्प्रिंग है, ठीक है। देखा हुआ ना रोटेशनल स्प्रिंग, ये अगर इसके ऊपर अप्लाइड टॉर्क हम करें तो इसके ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, खिलौनों में नहीं लगा था या घड़ी वाली चाबी जो थी, ठीक है। सो दैट इज योर स्प्रिंग के, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी हम टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, पहले हम वेलोसिटी सिर्फ ले रहे थे, ठीक है। फोर्स वेलोसिटी था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट था, अब इसमें टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। सो टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, उसका रिलेशन वही आता है तकरीबन टॉर्क इक्वल्स टू 0 to T ओमेगा टॉ डी टॉ। इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास है डैम्पर है हमारे पास, इसके ऊपर ये अप्लाइड टॉर्क है, सो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी थीटा, ठीक। सो इस पे जो हमारे पास रिलेशन बनेगा दैट विल बी डी ओमेगा टी। सही, ठीक। डैम्पर में रोटेशन कैसे आएगी, देखिए जिस वक्त आप किसी चीज को रोटेट करते हैं
जस्ट से जिस शाफ्ट अगर आप इसको रोटेट करेंगे यू विल फील द फ्रिक्शन, दिस इज योर रोटेशनल फ्रिक्शन, ठीक है। बेरिंग जो आपके लगे हुए होते हैं गाड़ियों में, जब शाफ्ट रोटेट करती है तो बेरिंग लगे हुए होते हैं ना, ठीक है, गाड़ियों के टायरों में लगे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे। सो वो आपको रोटेशनल एक विस्कोसिटी, विस्कस डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। The third element is your inertial mass, that is rotational, represented with J. This is torque, this is the rotation or angular displacement. So angular velocity relation क्या आ जाएगा इसका, torque और angular velocity का, that will be J T omega T by dt. इसी तरीके से अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली ये जे आ जाएगा ना, जे से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रोटेशनल मास है, इनर्शियल मास, ठीक है। नाउ इसका जो टार्क डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, क्या चीज, हाँ जी, इक्वेशन कैसे है ये, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इक्वेशन कैसे है ये, इसको ड्राइव आप करें मैकेनिक्स में जाके, ठीक है। सो जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर हमारे पास रोटेशनली अगर कोई डैम्पिंग आती है, ठीक है, सो अगर टार्क हम लें तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है, जितनी वेलोसिटी ज्यादा, टार्क ज्यादा करेंगे, ठीक है, सो उसके ऊपर जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, सो उस हिसाब से इसकी जो विस्कोसिटी है, जो फ्रिक्शन है, वो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दैट इज जस्ट, अगर इसकी डिटेल में आपने जाना है तो जस्ट स्टडी द मैकेनिक्स बुक, ठीक है। इसमें क्या मुश्किल है, हाँ इनर्शिया है ना, मास है ना, इनर्शियल मास हम लेते हैं ना जिस पर रोटेट कर रहे होते हैं। सो इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जब हम निकालते हैं, दैट इज T टार्क इक्वल्स टू, दैट विल बी, सॉरी यहाँ पे K मिसिंग था, K टाइम्स थीटा, ठीक, यहाँ पे K मिसिंग था, ये जो पहला रिलेशन है, ठीक है, ठीक, नजर आ रहा है, यहाँ पे ये K लिखता है, ठीक है। नाउ इसमें जो आ जाएगा हमारे पास T इज D थीटा बाय dt और दिस इज J D स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। इसमें जो हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम किया कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि अब हमारे पास टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक। सो इसकी इंपीडेंस आ जाएगी हमारे पास, दैट इज टार्क डिवाइडेड बाय थीटा। सो इसकी इंपीडेंस K आती है, इसको आप लैप्लास लें ds आ जाएगा, इसका लैप्लास लें j स्क्वायर आ जाएगा, सही, द सेम थिंग गोज देयर। अब समझ में आ रहा है, जो मैकेनिक्स आप ऐसे ही समझते थे, पता नहीं हमें क्यों पढ़ाते हैं, कि कई और जगहों पर भी इस्तेमाल हुआ होगा, कभी सोचा नहीं होगा आपने, बरं हेल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। About an example for this rotational mechanical system, अभी नहीं होगा, don't misguide me, नहीं तो 3 बजे तक यहाँ बैठा सकते हैं। So this is example 2.19. It says that we have something, this shaft,
एक हमारे पास शाफ्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। We have shaft and we have bearings here. See, and we have the applied torque here. Bearings. बेयरिंग का नहीं पता जिसमें आपकी शाफ्ट रोटेट होती है। एक तो बॉल बेयरिंग होता है ना जो गाड़ियों में आप देखते रहते हैं, वो गेंदू गेंदू छोटे छोटे होते हैं, वो अंदर से रोटेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेयरिंग्स। कुछ भी हो सकते हैं बेयरिंग। आपने फ्रिक्शन कम करनी है तो आप मैग्नेटिक बेयरिंग लगा दें। बेयरिंग B2, यहाँ पे जो इसका इनर्शिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, J1 और J2 के फॉर्म में। और J1 के ऊपर जो रोटेशन आ रही है दैट इज θ1, और J2 पे जो रोटेशन आ रही है दैट इज θ2। और इन दोनों के दरमियान एक टॉर्जन का इफेक्ट आ रहा है। टॉर्जन का पता नहीं क्या होता है, जो आप अगर बड़ी शाफ्ट होती है जब उसको रोटेट करते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही हो, ठीक है, सो दरमियान में थोड़ा सा वो मूवमेंट आती है उसके, थोड़ी सी उसके अंदर एक फ्लक्चुएशन सी बन रही होती है। अगर एक बहुत लंबी सी शाफ्ट ले ना, उसको रोटेट करते हुए कभी किसी इंडस्ट्री में देख सकते हैं आप इजीली। ठीक है, ट्रक के नीचे जो शाफ्ट होती है उसमें भी होती है, और देखा अक्सर ट्रक की शाफ्ट टूट जाती है। नहीं, जॉइंट से नहीं टूटती वो ज्यादातर, वो हमेशा मिड से टूटती है। ठीक है, वो मिड से टूटने का वजह इसकी ये टॉर्जन होता है। टॉर्जन उसका ये होता है कि रोटेट एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है पूरी शाफ्ट, लेकिन उसके दरमियान एक ट्विस्ट पैदा होता जाता है। जो वो ट्विस्ट ज्यादा होता है तो वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसीलिए ट्रक जो है वो जिसको चढ़ रहे होते हैं चढ़ाई वगैरह पे, और जब जंप वगैरह आ जाए वो इतने स्लो हो जाते हैं कि बंदा के बस डेड स्लो से भी डेड स्लो हो जाते हैं। ठीक है, उनका यही मकसद होता है, क्योंकि वहां पर अगर उनके ऊपर लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो शाफ्ट असल में ज्यादा टूटने का खतरा होता है। ठीक, क्योंकि शाफ्ट में जो टॉर्जन प्रोड्यूस होती है वो। ठीक, अब दिस इज समहाउ द सेम थिंग, जो एक शाफ्ट है आपकी नजर आ रही। अब इसकी अगर हम मॉडल बनाए, बेरिंग्स है ना, कोई भी बेरिंग्स हो सकते हैं, बॉल बेरिंग्स हैं, कुछ भी है। हाँ जी, ऑब्वियसली बेरिंग they give you the dampness। ठीक है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सही, whether they are ball bearing or something else। सही, सो हमारे पास इधर से फिक्स है एक तरफ, और हमारे पास यहाँ पर एक डैम्पर आ गया D1 जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, J1 के साथ। सही है, क्लियर होगी यहां तक बात। अब दूसरा यहां पे हमारे पास J2 है, J2, और इसके साथ भी एक डैम्पर लगा हुआ है। सही है, D2 थोड़ा करीब करीब हो गया जरा, और इन दोनों के दरमियान जो एक टॉर्जन का इफेक्ट है वो ये जो स्प्रिंग है कि वो अप्लाई कर। अब इसके ऊपर J1 के ऊपर हमारे पास टार्क है अप्लाइड, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1, J2 की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, θ2। ये बात क्लियर होगी कि यहां से हम यहां पर कैसे आए, यहां से यहां पर कैसे आ गए। ठीक है, ये देखिए यहां पे ये बेरिंग लगा हुआ है, दिस बेरिंग, ये बेरिंग ऊपर किसी जगह पे फिक्स होगा ना, किसी फिक्स बॉडी में बेरिंग होता है, अंदर शाफ्ट रोटेट कर रही होती है। सो बेरिंग को हमने फिक्स कर दिया एक साइड से, दूसरी साइड से शाफ्ट के साथ लगा दिए J1 के साथ। अब J1 और J2 के दरमियान टॉर्जन का इफेक्ट आ रहा है, वही जो भी मैंने आपको बताया, ट्विस्ट इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो जो ट्विस्ट है उसके आगे हमारे पास जो दूसरा पोर्शन आ जाता है J2। अब J2 के साथ एक और बेरिंग है, वो भी ऑब्वियसली एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से J2 के साथ कनेक्टेड है। बाकी टॉर्क जो है हमारा इस साइड पे अप्लाई हो रहा है, और इसका J1 जो हमने जिसको डिक्लेयर किया दैट इज हैविंग द रोटेशन ऑफ θ1, और इसी तरीके से J2 की जो रोटेशन है दैट इज θ2।
जी क्या है? टॉर्क, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड टॉर्क। क्या बताओ डैम्पर? हाँ सर ये जो बैरिंग्स लगे हैं ये स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट लगे हुए हैं ये बैरिंग्स। बेरिंग का आपको पता है क्या होता है? अभी रहते हैं यार साथ में, चुप करके बैठो। कितने बजे लेक्चर खत्म होते हैं? 2:45 को। तो अभी क्या टाइम है, नजर आ रहा है सामने नीचे? चुप करके बैठो ना कोई। अच्छा ये हमारे पास है जो हमने बनाया है, ये देखिए बेरिंग, याद रखिए बेरिंग जो होता है वो एक साइड से हमेशा फिक्स होता है, ठीक है? ये इसका क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है? ये फिक्स होता है यहाँ से, ठीक है? सो एक साइड से हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है? और दूसरी साइड से हमने, एक साइड से फिक्स है ना, दूसरी साइड से ये मास J1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? और इसी तरीके से J1 और J2 के दरमियान टॉर्जन आ रही है, रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, स्प्रिंग का। और J2 के साथ ही हमारे पास एक डैम्पर लगा हुआ है D2 जो कि एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से J2 जो शाफ्ट है उसके साथ कनेक्ट है। क्लियर है बात? नाउ हियर वी हैव द सेम थिंग। हम यहाँ पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, θ1 और θ2। सो पहले हम J1 के लिए बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा हम शेप जरा दायरे बनाते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें जो T है और उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या θ1, हम यहाँ पे क्या करें, θ1 इज नॉट 0 जबकि θ2 जो है वो 0 है, ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे थे, अब रोटेशनली देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त मैं इसको J1 को रोटेट करूंगा तो जो D1 है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन है ना, वो तो ऑलवेज अपोज करेगी। सो अपोज करेगी इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में आ जाएगी। सो दिस इज योर D1 dx1 by dt, सॉरी d theta θ1 by dt। और इसी तरीके से जो k है वो क्या करेगा, वो भी इसके मोशन को अपोज करेगा। सो व्हाट विल बी दैट k θ1। क्या चीज समझिए, देखिए इसका जो टार्क है वो इस डायरेक्शन में है ना P, और इसकी अपनी जो रोटेशन है वो θ1 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है। जब इसको मैं रोटेट करूंगा इसी डायरेक्शन में से, सो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो इसको मोशन को अपोज करेगी ना। इस तरीके से ये जो स्प्रिंग है ये भी वापस कंप्रेस होगा ना, वापस आने की कोशिश करेगा तो इसको अपोज करेगा, ठीक है? और तीसरी जो फोर्स आएगी जो इसका अपना इनर्शियल फोर्स है जो इसको अपोज करेगी, दैट विल बी J1 d स्क्वायर θ1 by dt स्क्वायर, ठीक है? अब इसके लिए दूसरा हम बनाते हैं J1। अब हमने क्या कहा कि θ1 0 है और θ2 नॉट 0। अब वही है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन कंपोनेंट्स है, हम उसको देखेंगे। मोशन इसका यही आएगा θ1। अब इनके दरमियान कॉमन है। अब अगर θj को मैं रोक लूं और J2 को रोटेट करूं इन द डायरेक्शन ऑफ जो उसकी मोशन है, तो क्या होगा, ये इसको उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये इसको इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा जो स्प्रिंग है। सो फोर्स क्या आ जाएगी, K θ2। देखिए J2 को J1 फिक्स है, ठीक है, और J2 को मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है? सो जो स्प्रिंग है वो J1 के साथ कनेक्टेड है एक एंड से, तो वो जब रोटेट करेगा तो उसको तो उस साइड पे घुमाने की कोशिश करेगा। सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इसकी मूवमेंट होगी। क्लियर होगी बात?
अब इसका कंबाइंड इफेक्ट देखें तो क्या बन जाएगा, दिस इज J1, दिस इज अप्लाइड टॉर्क, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको जो अपोज कर रहा है, एक जो मोशन हमने देखा दैट वाज d θ1 by dt, दूसरा जो मोशन है दैट इज k θ1, ठीक है, और जो तीसरा है दैट इज J1 d स्क्वेयर θ1 by dt स्क्वेयर। d1 और जो इसको रिइंफोर्स कर रहा है दैट इज k θ2। तो इक्वेशन जो आ जाएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहीं पे लिख लेते हैं। क्या आता है इसका लैप्लास, J1 s स्क्वेयर θ1 ऑफ s, ये k θ1, ये ds θ1, दिस इज k θ2। सो डायरेक्ट इक्वेशन इसकी लिखते हैं हम, J1 s स्क्वेयर θ1, this is d1, so plus d1 s θ1 plus k θ1, सही, माइनस k θ2 इक्वल्स टू अप्लाइड टॉर्क। अब इसमें से θ1 कॉमन ले लें, सो J1 s स्क्वेयर प्लस d1 s प्लस k θ1 माइनस k θ2 इक्वल्स टू t। ठीक है बात जी, ठीक है। किधर θ1 ये डायरेक्शन जो ये गिवन है इसकी, ये T1 जिस डायरेक्शन में T है उसी डायरेक्शन में उसकी रोटेशन भी है ना, तो यहां पर भी वो है, जिस डायरेक्शन में टार्क है उसी डायरेक्शन में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। क्लियर है बात? सो इसका जो सेकंड पोर्शन है वो आपने खुद सॉल्व करना है, एंड जस्ट नोट डाउन योर होमवर्क। लास्ट लेक्चर में होमवर्क नहीं मिला था ना, लास्ट में नहीं मिला था। प्रॉब्लम फ्रॉम फोर्थ एडिशन, प्रॉब्लम 26, 25, 23 और 24, मीन्स 23 से 26 तक 4 प्रॉब्लम्स। ठीक है, 26, 25, 23, 24 ये पेज नंबर है आपका 114 से 115 में। ठीक।